जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शाही आईएएस में। मैं हूँ रजनीश कुमार और मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेम्बल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे क्या होता है प्रस्तावना और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, जो हमारा ये लेक्चर है हम लोग इसको 17 बीपीएससी जो 30 सितंबर को होने वाला है 4 महीने बाद, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हम आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा नंबर पॉलिटी में लाने की कोशिश करें। देखिए, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप लोगों ने इसका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप पॉलिटी में 10 में 10, 12 में 12 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि हर साल बीपीएससी में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके 10 से 10 क्वेश्चन सही हो, 12 के 12 क्वेश्चन सही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कि प्रेम्बल क्या होता है और किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, द टर्म प्रेम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रेम्बल क्या है? एक तरह से इंट्रोडक्शन है और प्रीफेस है किसका? तो कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हम लोग कोई बुक खरीद रहे हैं, जैसे हमारा पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का बुक होता है, ठीक है, उसमें जब हम उसके पहले पन्ने को खोलेंगे तो उसमें क्या रहता है? इंट्रोडक्शन रहता है, प्रीफेस रहता है, यानी कि उस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें हमें पढ़ना है, ये सब सारी बातें वहाँ पे मेंशन रहती है। वैसे ही प्रियम्बल में क्या है? अगर हम प्रियम्बल को अगर हम पढ़ लें तो समझ जाएंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें शामिल की गई है, क्या क्या बेसिक फिलोसफी है, ठीक है, क्या क्या कोर वैल्यू है, ठीक है, क्या उद्देश्य है प्रियम्बल का। ये सब चीजें बातें हम प्रियम्बल को पढ़ के समझ सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई कहानी है, कोई कविता है, ठीक, अगर हमारे पास समय नहीं है कि हम उस कहानी या कविता को पढ़ें, तो हम जो सारांश है उस कविता का, कहानी का, हम उसको सारांश को पढ़ के भी, समरी को पढ़ के भी हम उस कहानी को, कविता को समझ सकते हैं। तो वैसे ही प्रियम्बल क्या है? एक समरी है, एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि अगर आपके पास समय नहीं है और आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, संविधान को समझना चाहते हैं, तो आप उसके प्रियम्बल को पढ़ करके संविधान को समझ सकते हैं कि हमारे सब देश के संविधान को क्यों बनाया गया, क्या क्या बेसिक फिलोसफी इसमें शामिल की गई है, क्या कोर वैल्यू शामिल की गई है, ठीक, ये सब चीजें बातें आप समझ सकते हैं। चलिए, एक एन ए पालकी वाला थे, उन्होंने क्या कहा हमारे संविधान के बारे में, प्रियम्बल के बारे में? उन्होंने कहा है कि जो प्रियम्बल है हमारा क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि पहचान पत्र है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे? प्रियम्बल। यानी कि प्रियम्बल क्या है? पहचान पत्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, देखिए, जो बेसिक फिलोसफी है, फंडामेंटल वैल्यू है, ये सब कहाँ शामिल की गई है? ये हमारे प्रियम्बल में शामिल की गई है, प्रस्तावना में शामिल की गई है। ठीक, अब चलिए देखिए, देखिए पहली बार किस देश ने प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था? अमेरिका ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1789 में पहली बार अपने लिए एक प्रियम्बल तैयार किया था और उन्होंने पहली बार अपने देश में प्रियम्बल को, संविधान में प्रियम्बल को शामिल किया था। देखिए, जो कंसेप्ट है प्रियम्बल का, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ? सॉरी, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है? ये हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। लेकिन जो कंटेंट है, यानी कि क्या जो जो बातें उसमें शामिल की गई है, ठीक है, जो जो उसका ऑब्जेक्टिव है, ये सब चीजें हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है? ये हम लोगों ने लिया हुआ है 13 दिसंबर 1946 को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था संविधान सभा में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, उसी को हम लोगों ने अपने प्रियम्बल में शामिल किया है, ठीक है। यानी कि जो कंटेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है? कंसेप्ट हम लोगों ने लिया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन जो कंटेंट है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उससे हम लोगों ने कंटेंट को लिया हुआ है। ठीक, तो अगर पूछा जाए आपसे द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड द कंटेंट ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम विच, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? हम इसका आंसर देंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ये कब दिया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। चलिए अब देखते हैं कि प्रियम्बल में क्या क्या बातें लिखी गई है। देखिए, जो प्रियम्बल का टेक्स्ट है क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice। अब देखिए, कितने तरह की जस्टिस की बात की जाती है? तो 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है। कितने तरह की जस्टिस की बात की गई है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है, यानी 5 तरह की आपको आजादी मिलेगी
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आपको दो तरह की इक्वालिटी की बात की गई, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। एंड प्रमोट देम ऑल। और क्या प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि भाईचारा प्रमोट करने की बात की जा रही है, बंधुत्व प्रमोट करने की बात की जा रही है। क्यों? ताकि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रहे, हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी में कोई दरार ना पड़े। ठीक है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए, हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान क्या होता है, बनकर तैयार होता है। ठीक, ये चीज भी कहाँ मेंशन है, हमारे प्रियम्बल में, यानी कि जो हमारा भारत का जो प्रस्तावना है उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया है। और हमारा देश का संविधान लागू कब किया जाता है, यानी कि इसको इनेक्ट कब करा जाता है? ये इनेक्ट होता है 26 नवंबर उन्नीस सौ सॉरी 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है, और बनकर कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। देखिए, द प्रियम्बर हाईलाइट द कोर वैल्यू ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि प्रियम्बर क्या करता है, हाईलाइट करता है जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को और फ्रेटर्निटी को। ये क्या करता है, ये हमारे डेमोक्रेसी जो है ना, जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करता है। यानी कि अगर आप लोगों को न्याय नहीं दे पाएंगे, ठीक है, लोगों को आजादी नहीं देंगे, अगर समानता नहीं रहेगी समाज में, ठीक है, भाईचारा नहीं रहेगा समाज में, तो आपके लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, ठीक, तो आपके उस लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये क्या करें, हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक है, ठीक है। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल कंपोनेंट। हम लोगों ने ऊपर देखा था, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या एक की कंपोनेंट है हमारे प्रियम्बल के। एक एक करके हम लोग अपने जो की कंपोनेंट है समझेंगे कि उसका क्या महत्व है और वो क्या वो बातें उसमें कही गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला की कंपोनेंट क्या है हमारा, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम पावर। यानी कि आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, आप खुद में बहुत ताकतवर है, और आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से जो चाहे वो फैसला कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अब देखिए सोवरेनिटी का मतलब क्या सोवरेनिटी क्या होता है, दो तरह के आप सोवरेन हो सकते हैं। एक तो एक्सटर्नली सोवरेन हो गए, एक इंटरनली सोवरेन हो गए। यानी कि इंटरनली सोवरेन का मतलब क्या, जो आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो भारतीय क्षेत्र है, उसके अंदर भी तो आप सुप्रीम होंगे ना, उसके अंदर भी तो आप सोवरेन होंगे। ऐसा थोड़ा कि कोई बाहर का देश है कि आपके कोई बाहर की संस्था बैठी है, सिर्फ वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही है। देश में भी तो कोई होना चाहिए, वो देश में भी ऐसा नहीं कोई देश में कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई रिलीजियस फतवा जारी कर दिया, आपने कोई कानून बनाया, जैसे ट्रिपल तलाक कानून बनाया, और इधर से मौलवियों ने कोई रिलीजियस फतवा जारी कर दिया कि नहीं भाई ये हम इसको नहीं मान करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्या है, भारत की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, और उसने कोई कानून बना दिया, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो मान्य होगा जब तक उसको जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड ना डिक्लेयर कर दे। अगर जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी तो वो अमान्य हो जाएगा। लेकिन अगर उसको जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगी, सारे देश के निवासी है, उसको उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई नक्सलाइट कोई कोई नोटिस नहीं जारी कर सकते हैं कि भाई ये क्षेत्र भारत का क्षेत्र नहीं, ये हमारा क्षेत्र है, ऐसा वो नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई खाप पंचायत उठ के नहीं खड़ा हो सकता है, कहता है कि हम इस कानून को नहीं मारेंगे। इसका मतलब क्या, भारत क्या है, एक इंटरनली सोवरीन है। ठीक है, और एक्सटर्नली सोवरीन का मतलब क्या हुआ, जैसे अमेरिका कभी कभी कहता है कि भाई आप रसिया से तेल नहीं खरीदिए। क्यों नहीं खरीदेंगे भाई, हम, हमारी जरूरत है हमें तेल खरीदने की, हमारे लोगों की जरूरत है, इसलिए हम तेल खरीदेंगे। आपको जरूरत है तो आप मत खरीदिए, आपको जरूरत है तो खरीदिए, नहीं जरूरत है तो मत खरीदिए। हम आपकी बात क्यों मानेंगे, हम एक सोवरेन कंट्री है। ठीक है, हम तो आपके डोमिनियन कंट्री तो है नहीं कि हम आपकी बात मानेंगे। ठीक, ये क्या है, भारत क्या है, सोवरेन कंट्री। अब देखिए, कॉमनवेल्थ नेशन की बात की जाती है, भारत क्या है, कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि इससे तो क्या भारत की तो सोवरेनिटी डाइल्यूट हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कॉमनवेल्थ के मेंबर अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है, जिस दिन हमको लगेगा कि कॉमनवेल्थ का मेंबर होने से हमारी सोवरेनिटी पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, हम उस दिन छोड़ देंगे कॉमनवेल्थ का मेंबर को। हम भाई कॉमनवेल्थ के मेंबर बन रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से बने हैं। यूएनओ के हम मेंबर है, हम अपनी मर्जी से बने हुए हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से बने हुए हैं। जिस दिन हमें लगा कि हमको यूएनओ की जरूरत नहीं है, या फिर यूएनओ हम पे दबाव डाल रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है हमारे आंतरिक मामलों में, उस दिन हम उसको छोड़ देंगे यूएनओ के मेंबरशिप। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। अब देखिए, ये जो सोशलिस्ट जो वर्ड है, ये जो हमारा ओरिजिनल का प्रियम्बल था, यानी कि जो मूल संविधान था, उसमें ये वर्ड शामिल नहीं था।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इस वर्ड को शामिल किया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? समाजवादी। ठीक है, यानी कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट। समाज स्टेट का क्या काम रहेगा? कि लोगों को कल्याण करना। ठीक है, और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो कल खाने हो गए, जो कृषि हो गया, जो बैंकिंग सिस्टम हो गया, एजुकेशन का स्कूल कॉलेज हो गए, ये सब पे किसका कंट्रोल रहेगा? स्टेट का कंट्रोल रहेगा। ठीक ठीक, किसका कंट्रोल रहेगा? स्टेट का कंट्रोल रहेगा। ऐसा क्यों करने की बात की जाती थी? ताकि इनइक्वालिटी जो है समाज में उसको कम किया जा सके। ठीक है, और जो जो भी जो वेल्थ है, जो धन है, जो संपत्ति है, उसका सही से बंटवारा किया जा सके लोगों में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? समाजवादी होता है। ठीक है, भारत में किस तरह के सोशलिस्ट को फॉलो किया जाता है? भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है। चाइना और या फिर जो रशिया वगैरह, ये जो कंट्री है, नॉर्थ कोरिया वगैरह कंट्री, वहाँ पे किस तरह के सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है? वहाँ पे कम्युनिस्ट सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी चीजों से उत्पादन हो रहा है, उस सब पे किसका कंट्रोल रहता है? स्टेट का कंट्रोल रहता है, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? प्राइवेट कंपनियां भी है, गवर्नमेंट कंपनियां भी है, दोनों साथ मिलकर भारत में काम कर रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्या है? भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है। भारत में कम्युनिस्ट सोशलिज्म को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, और 1955 में जो आबादी रिजोल्यूशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने भारत क्या एक्सेप्ट किया था? सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हम लोग क्या है? एक सोशलिस्ट कंट्री है और सोशलिस्ट पैटर्न के हिसाब से हम लोग अपने देश में शासन कर रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकुलर। ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। ठीक है, देखिए, भारत इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो स्टेट है, ठीक है, जो जो गवर्नमेंट है, वो क्या होना चाहिए? उसका कोई खुद का एक धर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि जो जो भारत है, भारत का क्या है? एक खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक, अब देखिए वेस्ट में क्या है? वेस्ट में वाटर टाइट सेपरेशन है। वाटर टाइप सेपरेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। यानी कि स्टेट अपना अलग कार्य कर रही है, रिलीजन अपना अलग कार्य कर रही है, दोनों से किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन भारत में क्या है? भारत में ऐसा सेपरेशन नहीं है। वहां पे निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है, लेकिन भारत में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि हम वाटर टाइप सेपरेशन नहीं करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे? हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, हम सभी धर्मों का बढ़ावा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कोई हिंदू है तो हम उसको ज्यादा सम्मान करेंगे, कोई मुसलमान है तो उसको हम कम सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दिवाली पे छुट्टी देंगे और ईद पे छुट्टी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान देखा जाता है, एक नजर से देखा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म करते हैं। वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट में निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अब देखिए, ये जो सेकुलर वर्ड है ना, ये भी हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यानी कि जो मूल प्रियम्बल था ना, उसमें हिस्सा नहीं था। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था 1976 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया हुआ था देश में, उस समय इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेमोक्रेटिक। देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। यानी कि लोगों के द्वारा जो भी तंत्र है ना, जो सिस्टम है, वो किसके द्वारा होगा? लोगों के द्वारा चुना जाएगा, और उसमें लोग होंगे। ठीक है, जो किसके लिए काम करेंगे? लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक भी दो तरह का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, और इनडायरेक्ट हमारे देश में जो डेमोक्रेसी फॉलो किया था, उसको हम लोग कौन सा डेमोक्रेसी कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो लोकतंत्र है, इसमें जो लोग हैं भारत में, वो डायरेक्ट किसी भी कानून को नहीं बनाते हैं, वो प्रशासन में डायरेक्ट शासन में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है, वो उनके जगह पे लोकसभा में, राज्यसभा में जाते हैं, और वहां पर भी वो कानून बना रहे हैं। यानी कि जो जो लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है, ठीक है, वो कानून बना रहे हैं, वो शासन कर रहे हैं। ठीक, जो ये चीज होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सॉरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो लोग हैं, वो खुद के लिए कानून बना रहे हैं। ठीक है, वो सब मिलकर कानून बना रहे हैं और खुद अपने देश पे शासन कर रहे हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी चार तरह का होता है। कौन कौन सा? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड। ठीक है, कौन कौन सा होता है? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड। देखिए, रेफरेंडम क्या होता है? तो मान लीजिए किसी भी ओपिनियन पे, अगर लोगों की किसी भी मुद्दे पे लोगों का क्या लिया, ओपिनियन लिया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? रेफरेंडम। जैसे मान लीजिए कि संडे को छुट्टी देना है कि नहीं देना है, तो इस पे हम लोगों ने सभी लोगों से ओपिनियन ले लिया कि हाँ भाई बताइए, संडे को छुट्टी देना है कि नहीं देना है।
अगर लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है संडे को छुट्टी देना है, संडे को छुट्टी दिया जाएगा। अगर लोग कहेंगे नहीं संडे को छुट्टी नहीं देना, संडे का छुट्टी जो है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं रेफरेंडम। ठीक है, फिर क्या होता है इनिशिएटिव। जैसे मान लीजिए कोई बिल है, ठीक है, अब लोगों को अगर जरूरत महसूस होगा कि हाँ इस मुद्दे पे कानून बनना चाहिए, तो जो लोग हैं वो मिल करके सरकार को कह सकते हैं कि हाँ आप ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप इस पे कानून बनाइए। थर्ड का क्या होता है रिकॉल। जैसे मान लीजिए सरकार जो चुनी जाती है 5 साल के लिए चुनी जाती है या फिर 2 साल के लिए चुनी जाती है। अब अगर लोगों को लगे कि हाँ सरकार जो हम लोगों ने चुन के भेजा है पार्लियामेंट में वो सही से काम नहीं कर रही है, लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, तो अगर वो चाहे सरकार को वापस बुला सकती है, सरकार को हटा सकती है और फिर से अपने लिए एक नए सरकार का चुनाव कर सकती है। ठीक है, लास्ट क्या होता है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है, किसी क्षेत्र को लेकर के, किसी एरिया को लेकर के कोई झगड़ा है दो देशों के बीच में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है लोगों का ओपिनियन लिया जा सकता है कि हाँ बताइए आप किस देश के साथ जाना चाहते हैं। जैसे हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर है जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो यूएनओ ने वहां पे बोल कर रखा है कि जब पाकिस्तान अपनी आर्मी वहां से हटा लेगी, अपनी सेना वहां से हटा लेगी, तो भारत वहां पे क्या कराएगा एक प्लेबिसाइड कराएगा, यानी कि लोगों का ओपिनियन लेगा कि वो किस देश के साथ जाना चाहते हैं। इंडिया के साथ जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो देखेंगे कि पाकिस्तान कब अपनी सेना वहां से हटाती है और हम लोग प्लेबिसाइड कराएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी, वैसे देखिए क्या होता है। ठीक है, लास्ट में क्या रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है कोई भी हो सकता है। जैसे हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। हेड ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए हमेशा इलेक्टेड होना चाहिए, या तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। भारत में क्या होता है भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, यानी कि जो हम लोग हैं जो भारत की जो नागरिक है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करते हैं जो लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जैसे लोकसभा में प्रतिनिधि हो गए, राज्यसभा में प्रतिनिधि हो गए, फिर जो विधानसभा के प्रतिनिधि हो गए, ये लोग मिल करके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं जो प्रेसिडेंट है हमारे देश का वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और उनको हम लोग क्या कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है वहाँ पे वहाँ के राजा होते हैं या फिर वहाँ पे क्वीन होती है। और वो क्या होती है वो चुनी हुई नहीं होती है, यानी कि उनका चुनाव नहीं होता है। वो एक एक खानदान के एक वंश के ही हमेशा वो राजा रहेंगे और वही हमेशा हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे। लेकिन भारत में क्या भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं अमेरिका में मोनार्की को फॉलो किया जाता है, यानी कि राजशाही तंत्र का फॉलो किया जाता है। लेकिन भारत में क्या भारत में रिपब्लिक को फॉलो किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए जो प्रियम्बल है उसका क्या उद्देश्य है, उसमें हम लोगों ने देखा था जस्टिस उद्देश्य है, ठीक है, लिबर्टी उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग ये करके देखेंगे किस तरह की जस्टिस की बात की जाती है। देखिए जस्टिस किस तरह की जस्टिस होगी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है। जो भी हमारे देश के नागरिक है, ठीक है, उन लोग हैं उनको लिए क्या सोशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, यानी कि समाज में उनको सबको समान अधिकार रहेगा, कोई किसी तरह से किसी से भेदभाव नहीं करेगा, कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं रहेगी। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, ठीक है, प्रॉपर्टी उसको रिड्यूस करना है, सरकार का ये काम रहेगा। ठीक है, सरकार के क्या काम रहेगा लोगों के कल्याण के लिए काम करना। ठीक है, जो दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम करना। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या हुआ सबको समान अधिकार रहेगा, यानी कि अगर जो भी पब्लिक पोस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस है, सबको यह अधिकार रहेगा कि वो उस पोस्ट तक पहुंच सके। ये नहीं है कि कोई एक ही खानदान का राजा बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, ये सब चीजें नहीं रहेगी। इसे क्या कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। ठीक, देखिए लिबर्टी ऑफ फ्रीडम थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, यानी कि आपको आजादी रहेगी सोचने की, खुद को एक्सप्रेस करने की, किसी धर्म को मानने की या फिर नहीं मानने की, किसी चीज में विश्वास करने की नहीं करने की, ये आपको आजादी रहेगी, यानी कि आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको समान मौका दिया जाएगा, सबको समान स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी ग्राउंड एंड प्रोमोटिंग इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको किसी भी जैसे धर्म जाति लिंग संप्रदाय के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और सबको जितने भी रिसोर्सेस हैं
ठीक है। सबको समान अधिकार दिया जाएगा कि सब लोग उसको हासिल कर सकें, इजीली एक्सेस हो हर एक रिसोर्सेज का, हर एक अपॉर्चुनिटी का। ठीक। और एक भाईचारा बना के रखना है समाज में, लोगों के बीच में, भारत के नागरिकों के बीच में एक भाईचारा बना के रखना है, ताकि हमारे देश की जो यूनिटी है और जो इंटीग्रिटी है वो बरकरार रहे, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया कि प्रियम्बल में जो भी कीवर्ड है वो सब हम लोग समझ समझ चुके हैं। ठीक है। जब प्रियम्बल हमारा जब शामिल हुआ संविधान में, तो इस पे एक सवाल उठता है कि क्या जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का पार्ट है। ठीक है। तो पहली बार ये क्वेश्चन उठा था कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है। देखिए तो 1960 में जो बेरूबारी का फोर्स केस हुआ था, उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर 1973 में जो केशवानंद भारती का जो केस होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि हाँ बिल्कुल, प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और 1973 में केशवानंद भारती के केस में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया कि प्रियम्बल क्या है, हमारे संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। और फिर एक और बात उठती है कि क्या प्रियम्बल को हम बदल सकते हैं, क्या प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, प्रियम्बल में हम संशोधन कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रियम्बल में आप संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो मूल सिद्धांत है प्रियम्बल का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल सिद्धांत है, अगर आप उसमें बदलाव कर रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं, तो वो चीज मान्य नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि हाँ अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक। जैसे सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, ठीक है, वो क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। जो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है, ठीक है, जो सोशलिस्ट वर्ड है, ये क्या है, ये सब हमारे प्रियम्बल का क्या कहते हैं इसको, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए एक बात ये आता है कि क्या प्रियम्बल जस्टिसेबल है, क्या प्रियम्बल इन्फोर्सिएबल है। यानी कि अगर प्रियम्बल में जो बातें दी गई अगर वो नहीं लागू हो रही, तो क्या हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं उसको इन्फोर्स करवाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल जस्टिसेबल नहीं है, प्रियम्बल इन्फोर्सिएबल नहीं है। लेकिन हाँ, प्रियम्बल क्या, प्रियम्बल है, देखिए प्रियम्बल को शक्ति क्या मिलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हम भारत के जो लोग हैं ना, हम प्रियम्बल को, संविधान को हम ताकत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं कि वो कई सारे संस्थाओं का गठन करे और हमारे देश को गवर्न करे। ये प्रियम्बल क्या एक तरह से लिमिटेशन है गवर्नमेंट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल लिमिटेशन नहीं है। क्या प्रियम्बल अधिकार दे रहा है गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए? नहीं, प्रियम्बल ना तो अधिकार दे रहा है और ना ही प्रियम्बल कोई लिमिटेशन लगा रहा है। ठीक। तो आज का लेक्चर हमारा हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।